प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के मॉडल प्रश्न पत्र सेट ए का संपूर्ण हल बता रहे हैं। इसके अलावा आपको हमने सभी विषय में मॉडल प्रश्न पत्र और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का संपूर्ण हल भेज दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब हम देखें वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय गणित कक्षा 8वीं सेट ए का संपूर्ण हल। सबसे पहले देखें बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या होगी 3/2, 4/9, 4/6 और 6/3। तो इसका सही उत्तर होगा सी 4/6, क्योंकि यदि हम 4/6 में अंश और हर को काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और हमें 2/3 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न दूसरा देखें, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1, 1/2, 2 या 1/4। तो इसका सही उत्तर होगा 1/2, क्योंकि जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो जो प्रयोग होंगे कुल, या तो चित्त आएगा या पट, तो कुल संख्या हो जाएगी 2 और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्त कितनी बार आएगा? 1, तो इसका उत्तर होगा 1/2। इसी तरह मान लीजिए चित्त की जगह पट आए तो भी इसका उत्तर 1/2 होगा। आगे आप प्रश्न में खाली स्थान में ऐसा भी देखेंगे। प्रश्न तीसरा, 12 का वर्ग 24, 36, 48 या 144। तो इसका सही उत्तर है डी 144, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है, या 12 का 12 में गुणा कर लीजिए तो 144 प्राप्त होगा। प्रश्न चौथा है, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि हमें मालूम है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो हम 4xy में 6y वर्ग का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, तो 24 हो जाएगा। x ज्यों का त्यों और y का y वर्ग में गुणा होगा तो y पर 3 की घात। तो इसका सही उत्तर होगा 24x y पर 3 की घात या y का घन। प्रश्न पांचवा, 8x धन 8/8 का सरल रूप क्या होगा? तो अंश में हम 8 को उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, तो 8 कोष्ठक में x धन 1/8, 8 से 8 कट जाएगा तो आएगा x धन 1, यानी इसका सही उत्तर होगा ए वाला x धन 1। अब देखें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न 6 से 10 तक। छठवां प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 2x धन 18 में x का मान क्या होगा? तो हम यहाँ से x का पक्षांतरण दाहिनी ओर से बाईं ओर कर दें तो 3x ऋण 2x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18, इसका सही उत्तर होगा 18। प्रश्न सातवां, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो अभी हम बता चुके, इसका मान कितना होगा? 1/2। अगला है 8वां प्रश्न, समप्राकृत संख्याओं का घन खाली स्थान होते हैं। तो सम होते हैं, क्योंकि सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 होती हैं। 2 का घन 8 और 4 का घन 64, ये भी सम है। इस तरह इसका उत्तर सम होगा। प्रश्न 9वां, a गुणे ऋण a पर 2 की घात गुणे a पर 3 की घात। तो ऋण है तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा और फिर धन का गुणा होगा तो ऋण होगा, तो उत्तर में आएगा ऋण a और a पर 2 की घात और a पर 3 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 3, 2, 5 और 1, 6, तो हो जाएगा ऋण a पर 6 की घात। तो इसका सही उत्तर होगा ऋण a पर 6 की घात। अगला प्रश्न 10वां है, 28x पे 4 की घात भागित 56x। तो 28 दूनी 56, तो यहाँ पर कट जाएगा तो हर में 2 आ जाएगा, और यहाँ अंश में x पे 4 की घात, हर पर x है तो घातें घट जाएंगी, 4 में से एक घात घट जाएगी, तो उत्तर होगा x में 3 की घात बटे 2। तो 10वें प्रश्न का खाली स्थान होगा। अगला प्रश्न आपके जो हैं वो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से 16 तक, इसमें 2-2 अंक हैं। प्रश्न 11वां, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो आयताकार भूमि यानी आयत की परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई का मान 17/2 और चौड़ाई का 13/2। दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 2 रहेगा और अंश हो जाएगा 17 धन 13। 2 से 2 कट जाएगा, 17 में 13 जोड़ेंगे तो आएगा 30 और इकाई होगी मीटर में। तो उत्तर होगा परिमाप 30 मीटर। प्रश्न 12वां, समीकरण हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर 3x ऋण 5। तो हम यहाँ दाहिने पक्ष से 3x का पक्षांतरण बाईं तरफ और संख्या अंक का ऋण 3 का बाएं से दाईं ओर पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ हमने तीर का निशान भी लगा दिया है कि किस तरफ पक्षांतरण कर रहे हैं और लिख दिया पक्षांतरण से। अब 5x ऋण 3x बराबर ऋण 5 और ऋण का हो जाएगा धन, तो धन 3। हल करें तो 5x ऋण 3x तो हो जाएगा 2x बराबर ऋण 5 धन 3 तो होगा ऋण 2। तो x बराबर ऋण 2/2 कटने पर आ जाएगा x बराबर ऋण 1। प्रश्न 13, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है। तो पहले पाइथागोरस त्रिक देखें क्या होती है। 2m m वर्ग धन 1 और m वर्ग ऋण 1। यहाँ पर हम m का मान इन तीनों में किसी एक में रखेंगे और बराबर में हमें पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो 2m बराबर पहले 12 रखें तो m बराबर 12/2 काटने पर पूर्णांक प्राप्त हुआ हमें 6। तो m बराबर हमें 6 मिल गया। अब हम इसमें दूसरा सदस्य यानी पहला सदस्य 2m बराबर हमें जो है वो 6 के रूप में प्राप्त हो गया। अब m वर्ग धन 1 का मान निकालने के लिए m का मान हम 6 रख देंगे। तो 6 का वर्ग धन 1, 6 का वर्ग 36 धन 1 यानी 37। अब तीसरी जो त्रिक है m वर्ग ऋण 1 में m का मान 6 रखेंगे। 6 का वर्ग ऋण 1 यानी 36 ऋण 1 बराबर 35। तो इसके जो त्रिक होगी वो होगी 12, 35 और 37। तो पाइथागोरस त्रिक जो है इस तरह होगी। प्रश्न 14 है, एक डलिया में 8 नींबू और 6 संतरे हैं। नींबू और संतरों का अनुपात बताइए। तो हम नींबू की संख्या अनुपात संतरों की संख्या, तो 8:6 काटने पर हमें मिलेगा 4:3। प्रश्न 15वां, सरल कीजिए एवं उत्तर को धनात्मक घात के रूप में लिखिए। कोष्ठक में 3 पर ऋण 7 की घात भागे 3 पर ऋण 10 की घात कोष्ठक बंद गुणे 3 पर ऋण 5 की घात। पहले हम कोष्ठक देखें तो भाग है, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 3 पर ऋण 7 की घात ऋण कोष्ठक में ऋण 10 गुणे 3 पर ऋण 5 की घात ज्यों की त्यों। ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो 3 पर ऋण 7 धन 10 की घात गुणे 3 पर ऋण 5 की घात। हल करने पर आया 3 पर 3 की घात गुणे 3 पर ऋण 5 की घात। अब गुणा में है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 पर 3 धन कोष्ठक में ऋण 5 या 3 पर 3 ऋण 5 की घात। तो हमारे पास आया 3 पर ऋण 2 की घात। अब धनात्मक रूप में बदलना है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और व्युत्क्रम लगा दें। तो 3/1 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। तो 1/3 पर धन की घात 2 हो जाएगी, यानी 1/3 पर धनात्मक घात 2। यही हमारा प्रश्न था कि धनात्मक घात के रूप में लिखें। प्रश्न 16वां, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ax धन bx ऋण ay धन ऋण by। अब इसमें हम क्रम विनिमय का नियम लगाएं तो यहाँ पर जो ay है उसको bx की जगह लिख दें, यानी तीसरे पद को दूसरे की जगह, दूसरे को तीसरे की जगह। तो ax ऋण ay धन bx ऋण by और लिख दिया हमने क्रम विनिमय नियम। अब हम यहाँ पर जोड़ी बना दें और इसमें देखें a उभयनिष्ठ ले लें तो x ऋण y और यहाँ पर हम b उभयनिष्ठ ले लें तो बचेगा हमारे पास x ऋण y। अब x ऋण y दोनों जगह है तो x ऋण y उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ से हो जाएगा a धन b। तो गुणनखंड हो गए x ऋण y और a धन b। अब हम देखेंगे प्रश्न 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। इनके प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक होंगे। प्रश्न 17वां, वितरकता का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 6/5 गुणे ऋण 3/2 धन 6/5 गुणे 5/12।
तो यहाँ पर 6/5 6/5 दोनों में गुणा के रूप में है। हम उभयनिष्ठ ले लें तो 6/5 गुणित, अब यहाँ से बचेगा ऋण 3/2 और धन यहाँ से बचेगा 5/12। आप इसको छिपा भी सकते हैं, इसको आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो ये बचा, यहाँ पर इसको छिपा लीजिए तो धन के साथ ये बचा, तो इसमें वितरकता नियम हमने लगाया। अब इसको हल कर लें। 2 और 12 का लघुत्तम 12, ऋण 3 गुणे 6, 2 छिंग 12, लघुत्तम हमने पढ़ा, ये आप पढ़ चुके हैं। और 12 एकम 12, तो 5 में कितने का गुणा होगा? 1 का। अब इसको हल कर लीजिए तो 6/5 गुणे ऋण 18 धन 5, हल करने पे हमको मिलेगा, यहाँ पर 12 देखें हम तो 6/5 गुणित ऋण 13/12, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो उत्तर आएगा ऋण 13/10, 5 गुणित 2 कर देंगे, तो इस तरह हमारे इसका उत्तर ऋण 13/10 होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। तो हम यहाँ बाएं पक्ष में लघुत्तम लें तो 10 आएगा, तो अंश हो जाएगा x गुणे 5 ऋण 1 गुणित 2। इसी तरह दाहिने पक्ष में लघुत्तम होगा 12, अंश होगा x गुणे 4 धन 1 गुणे 3। ये आपको मालूम है, इसमें हम हर का जो, जैसे इसका हर है 3 का 12 लघुत्तम के लिए पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 3 चौके 12, इसलिए इसमें 4 का गुणा अंश में हुआ। ये आप पहले भी देख चुके हैं। अब इसको हल करें तो 5x ऋण 2/10 बराबर 4x धन 3/12। तिर्यक गुणा कर दें, 5x ऋण 2 में 12 का और 4x धन 3 में 10 का गुणा करके लिख दें। तिर्यक गुणा हो गया, गुणा कर दीजिए तो 12 का गुणा 5x में होगा तो 60 और 2 में होगा तो 24, तो ऋण 24 बराबर। इसी तरह यहाँ पर 40 और 10 का गुणा 3 में हुआ तो धन 30। पक्षांतरण कर दीजिए, 40x का बाईं तरफ और संख्या ऋण 24 का दाहिनी तरफ, तो 60x ऋण 40x बराबर 30 धन 24। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 21 लिख गया है तो इसको सुधार लीजिए, 24 कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 20x बराबर, अब 30 में हम 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, तो x बराबर 54/20। तो यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ भी 4 और काट दीजिएगा, तो हमारा x का मान आ गया। अब देखेंगे हम प्रश्न 19, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो 45 अंश है। तो सूत्र आप जानते हैं, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का माप। और इसी तरह अगर प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालना हो, भुजाओं की संख्या दी हो, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 45, काट दीजिए तो कितना आया 8, तो इसका सही उत्तर भुजाओं की संख्या होगी 8 अर्थात समअष्टभुज। प्रश्न 20वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुणा करने पर यह पूर्णघन बन जाए। तो सबसे पहले हम 256 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, तो हमें मिले 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, ये कितनी बार मिले 8 बार। अब घन है तो 3 3 की जोड़ी बनाए तो बन गई, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ी 3 3 की बनी, लेकिन 2 गुणित 2 में हमें योग में नहीं बना। अब इसमें कितने 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए तो बन जाएगा। तो इसी को हम जमा के लिख देंगे कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 2 में 3 का समूह नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 256 जो है पूर्णघन नहीं है। इसलिए 2 गुणित 2 में हम अगर 2 का गुणा कर दें तो यह पूर्णघन बन जाएगी। तो 256 गुणित 2 में गुणा करने पर यह पूर्णघन बन गई, यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 2। तो वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिसका 256 में गुणा करने पर यह पूर्णघन बन जाती है। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या 2 होगी। प्रश्न 21, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। अब घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणे B गुणे H। L गुणे B लंबाई गुणित चौड़ाई आधार कहलाता है, तो इसे हम आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई कह सकते हैं।
आयतन दिया है 90, तो यहाँ बराबर में 90 लिख दीजिए और L गुणित B यानी आधार का क्षेत्रफल में आप 18 लिख दीजिए गुणित H। 18 का पक्षांतरण कर दीजिए, 90/18 काट दीजिए तो 5 आ गया। तो H बराबर 5, तो घन आपकी ऊंचाई H बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 22, निम्न दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल हैं। तो पहले सवाल में है 2y, 24xy। तो पहले 2y को हम लिखें तो बराबर में 2 गुणित y लिख सकते हैं, और 24xy में 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित x गुणित y। अब इन दोनों में देखें क्या दोनों में है, तो ध्यान से देखिए 2 दोनों में है और y दोनों में है। तो इसमें होगा 2 गुणित y सार्वभौनिष्ठ गुणित गुणनखंड, या 2y भी हम कह सकते हैं। अब दूसरा सवाल है 21ab और 49ab वर्ग। तो 21ab में 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुणित 7 और ab के होंगे a गुणित b। 49 में होंगे ab वर्ग में होंगे 7 गुणित 7 गुणित a, और b वर्ग को हम b गुणित b लिखेंगे। अब दोनों में देखें, ध्यान से देखिए दोनों में 7 है और दोनों में a है, और साथ में b भी दोनों में है, ये अंडरलाइन हमने कर दिया है। तो 7 गुणे a गुणित b या 7ab, सार्वभौनिष्ठ गुणनखंड ये होंगे। अगला प्रश्न है 23, उचित गुणधर्म के उपयोग से हल कीजिए। 2/5 ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणे 3/5। अभी आपने इसके पहले वितरकता वाला एक सवाल किया था, उसी के अनुसार इसमें हम करेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरे पद को दूसरे की जगह और दूसरे को तीसरे की जगह लिख देंगे, तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लग जाएगा। 2/5 गुणे 3 गुणित ऋण 3/7 ऋण 3/7 गुणे 3/5 ऋण 1/14, तो क्रम विनिमय होगा। अब पहले के दो पद देखें, तो इसमें देखें 3/7 3/7, 3/7 हम धन भी ले सकते हैं और ऋण भी ले सकते हैं। हमने धन ले लिया, तो 3/7 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ से ऋण बचा और ऋण 2/5। यहाँ पे 3/7 ले लिया तो ऋण 3/5, और ये ज्यों कहते हैं ऋण 1/14। दोनों के बटे में 5 है, तो लघुत्तम ज्यों कहते हैं 5, अंश होगा ऋण 3 और ऋण 2, तो ऋण 2 ऋण 3। अब यहाँ पर हम इसको हल कर लें, तो 3/7 ज्यों कहते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/7 और ऋण 1/14 ज्यों कहते हैं। अब 7 और 14 का लघुत्तम 14 हो जाएगा, अंश हो जाएगा ऋण 3 गुणित 2 ऋण 1 गुणित 1। हल करने पर ऋण 6 ऋण 1/14 या ऋण 7/14 काटने पर हमको मिलेगा ऋण 1/2। 24 नंबर पर प्रश्न है, किसी बहुभुज के बहिष्कोण और अंतः कोणों में अनुपात 1:4 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि बहुभुज के जो बहिष्कोण है वो है 1x और अंतः कोण है 4x। अब इनका जोड़ जो है वो 180 के बराबर होता है, तो 1x धन 4x बराबर 180 या 5x बराबर 180 या x बराबर 36। अब बाह्य कोण हमें देखना है, तो x बराबर है 36। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र है 360 बटे जो बाह्य कोण होता है उसकी माप। तो 360 में हम x यानी 36 का भाग कर देंगे तो आएगा 10, तो भुजाओं की संख्या होगी 10। प्रश्न नंबर 25 है, एक कार 5 लाख रुपए में खरीदी, 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष में उसका अवमूल्यन बताइए। तो अवमूल्यन में कार का जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज में a बराबर p कोष्टक में 1 धन r/100 पर n की घात। तो अवमूल्यन में यहाँ ऋण हो जाता है, तो यहाँ पर a बराबर p कोष्टक में 1 ऋण r/100 पर n की घात। अब प्रश्न में हमें दिया है p का मान a ज्यों कहते हो, p का मान हमको कार की जो कीमत है वो 5 लाख, कोष्टक में 1 ऋण दर r 8/100 और समय 1। इसको आगे हल करें, इसको हम सीधे 100 ऋण 8 यानी हम 92/100 लिख सकते हैं सीधे। अगर 100 ऋण 8 नहीं लिखना तो आप सीधे 92/100 ये वाला स्टेप सीधे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 5 लाख गुणे 100 ऋण 8/100 या 5 लाख गुणे 92/100, काट दीजिए 0 0, दाहिनी तरफ से 1 1 0, तो गुणा करने पर हमें मिला 4,60,000 रुपये, यानी 1 वर्ष बाद कार का अवमूल्यन मूल्य होगा 4,60,000।
अब अंतिम प्रश्न 25। एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q तक जाती है और 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जो P से Q तक शहर है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देख करके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया गया है? तो ये x अक्ष कहलाती है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहलाती है y। तो x अक्ष पे क्या दिया है? समय, और y अक्ष पे क्या दिया है? दूरी। दूसरा प्रश्न है, किस कार ने किस समय और कहां से यात्रा प्रारंभ की? तो यहां से आप देख रहे हैं कार ने कितने समय? प्रातः 8 बजे, और यहां पर P से उसने यात्रा शुरू की। ये P होगा बिंदु और ये होगा Q। फिर लिखा है, अगला प्रश्न है फिर, पहले घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की? तो 8 से 9 बजे के बीच। तो 8 में उसने 0 और 9 बजे देखें आप कितनी? 50, यानी कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। सभी प्रश्न नीचे उत्तर के रूप में दिए हैं, हम शॉर्ट में आपको बताते जा रहे हैं। फिर लिखा है, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की गई? तो दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में, तो हम दूसरे घंटे में देखें तो ये पहला घंटा होगा, ये दूसरा। तो दूसरे घंटे में आप ध्यान से देखिए, ये हमने 10 बजे लिया और दूरी कितनी है? 150, तो 150 किलोमीटर। अब तीसरे घंटे में देखें तो ये पहला घंटा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कितनी दूरी हो गई आपके यहाँ पर? 200। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं। आप ग्राफ जो आपको दिया गया है उसके अनुसार आप इनके उत्तर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फिर देखें हम, क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी? तो यहाँ पर आप देखें, पहले घंटे में चली 50, दूसरे में कितनी चली? 150, तीसरे में कितनी चली? 200। तो देखो, पहले में उसकी वास्तव में 50 और दूसरे में कितनी चल गई? 150, यानी 100 किलोमीटर चल गई, और तीसरे में कितनी चली? 200, फिर 50 चली। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, पहले घंटे में 50, दूसरे में 100 और तीसरे में 50, यानी कार की चाल समान नहीं थी, दूसरे घंटे में ज़्यादा चली। अगला प्रश्न है, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखें हम, यहाँ पर हम देखें 11 बजे कार कितनी चली? 200 किलोमीटर, और 12 बजे भी देखें आप 200 किलोमीटर, यानी वास्तव में कार 11 और 12 के बीच रुकी है, तभी तो वो 200 किलोमीटर पे है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा हाँ, रुकी है कार 11 बजे से 12 बजे के बीच। अगला है, कार शहर Q पर किस समय पहुंची? तो अब हम देखें, हमारा जो कार का बिंदु Q है वो ये है, तो कितने समय पहुंची? तो इसके नीचे देखें हम, दोपहर 2 बजे। तो इन सब प्रश्नों के हल नीचे विस्तार पूर्वक दिए हैं, आप इनको शॉर्ट रूप में लिख दीजिए जगह कम हो यदि, और साथ में आप एक पाई चार्ट का प्रश्न भी अवश्य कर लें, क्योंकि यह भी IMP प्रश्न है। कोई भी, चाहे उदाहरण वाला कर लें और चाहे आप प्रश्नावली वाला। इस तरह आज आपने मॉडल सेट A का संपूर्ण हल देखा। कृपया हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।